गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म को पढ़ रहे थे हम, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रासायनिक अभिक्रियाओं का जो मैकेनिज्म होता है उसके बारे में पहला एक लेक्चर मैंने जस्ट इसके पहले आपको सेंड किया है, जहाँ पर हमने बॉन्ड फ्यूजन के बारे में देखा था कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर रिएक्टेंट के जो पहले से जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं और प्रोडक्ट में बदल जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि मैकेनिज्म में हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अलावा जो इंटरमीडिएट जो बनते हैं बॉन्ड टूटने के बाद, उन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के बारे में, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब आपका जब आपको पहला बिंदु आपने देखा कि बॉन्ड टूटता है तो कार्बन के साथ अटैच होने वाले ग्रुप या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है। और जब इस तरह का बॉन्ड टूटता है तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है बॉन्ड में, दोनों जो बॉन्डिंग एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो वहाँ पर बॉन्ड का टूटना जो होगा वो क्या होगा, आपका हेटेरोलाइटिक होता है, विस्मांस होता है और वहाँ पर चार्ज आता है। और यदि कार्बन पर चार्ज आता है प्लस या माइनस, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कार्बन की इंटरमीडिएट प्रजातियाँ कार्बोनियम आयन और कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है। और जब इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डेड है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो वहाँ पर जब बॉन्ड टूटता है तो वह कौन सा होता है, आपका होमोलाइटिक होता है और वहाँ पर चार्ज नहीं आता है, वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिनके द्वारा अपने को फ्री रेडिकल या कार्बिन जैसी प्रजातियों का निर्माण होता है। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है इन्हीं इंटरमीडिएट स्पीसीज़ के बारे में है कि कौन कौन सी इंटरमीडिएट स्पीसीज़ कार्बन की आपको रिएक्शन में मिलने वाली होती है। ठीक है, तो आप तैयार हो जाए नोटबुक लेके। इंटरमीडिएट स्पीसीज ऑफ कार्बन, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्पीसीज इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब आपकी कार्बन की जो मध्यवर्ती प्रजातियां हैं, इंटरमीडिएट स्पीसीज है, वो जनरली हम 4 भागों में कैटेगराइज करते हैं। जब कार्बन पर प्लस चार्ज हो, ऐसा आपका इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन पर क्या हो, प्लस चार्ज हो, तो इसे कार्बोनियम आयन कहा जाएगा। कार्बोनियम आयन, जिसको जनरली हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, या इसको हम R+B कहते हैं। ओके। सेकंड जो होगा, जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि जब बॉन्ड टूटता है तो उस समय कार्बन से अटैच जो ग्रुप है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएंगे तो ये आपका कहलाएगा कार्बो एनायन। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, इसके पास इलेक्ट्रॉन लेके आया है, माइनस चार्ज होगा या R- कहा जाएगा। तीसरी जो आपकी इंटरमीडिएट प्रजाति है कार्बन की, वो है फ्री रेडिकल। मुक्त मूलक। जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 होंगे या R, और लास्ट जो आपका है वो है कार्बिन। U भी हो सकता है और U भी हो सकता है, 2 तरीके से होता है, जब इलेक्ट्रॉन साथ साथ हो और जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में हो, ये कहलाएगा आपका कार्बिन। न्यूट्रल स्पीसीज होगी, तो ये 4 इंटरमीडिएट स्पीसीज आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो कंपाउंड पर डिपेंड करता है, किस कंपाउंड के साथ कौन सा कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच होता है।
ठीक है। तो इन 4 के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और बच्चों एक चीज़ बता दूं मैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब रिएक्शन होती है तो ये इंटरमीडिएट बनते हैं, और इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी होती है उसी पर ही आपके प्रोडक्ट डिपेंड करने वाले हैं, और मैकेनिज्म उसी इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग ही होती है। और सारे ही रीजनिंग क्वेश्चन जो है उनके आंसर आपको यहीं से मिलने वाले हैं। इनकी स्टेबिलिटी को आपको ध्यान से पढ़ना है, टाइप्स को पढ़ना है, फॉर्मेशन को पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को जब हम डीपली पढ़ेंगे तो आपको जो क्वेश्चन होते हैं मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग या कंपैरेटिव क्वेश्चन, वहाँ पर हम इजीली आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो आपके टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट है कार्बन के। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। अब बच्चों पहला जो आपका इंटरमीडिएट है कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, जिसको हम कार्ब धनायन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर क्या चार्ज होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है ना। तो कार्बोनियम आयन जिसको हम कार्ब धनायन कह सकते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो पहला पॉइंट इसका जो डेफिनेशन जो है, किसे हम कार्बोनियम आयन कहेंगे, तो परिभाषा ये कह सकते हैं कि कार्बन की वह इंटरमीडिएट स्पीसीज जिसमें कम से कम एक धनावेशित कार्बन हो, पॉजिटिव कार्बन हो। ठीक है। और जब पॉजिटिव होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूरा नहीं होता है। तो कार्बन की वह मध्यवर्ती प्रजाति इंटरमीडिएट स्पीसीज जिसमें कम से कम एक पॉजिटिव कार्बन, एक धनावेशित कार्बन उपस्थित हो तथा इलेक्ट्रॉन का षटक सेक्सटेट हो, षटक उपस्थित हो। अब आप इसका एग्जाम्पल देखें एक, जैसे कि CH3 और यहाँ पर ये क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर बंद जो हुआ है वो हेट्रोलाइटिक फिशन हुआ है, और इसके टूटने से आपको जो मिलेगा वो होगा आपका ये CH3+, और क्लोरीन के पास क्या चला जाएगा, पेयर, बॉन्डिंग पेयर इसके पास चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके। तो ये कार्बोनियम आयन की स्पीसीज होगी। तो इसको कहा जाएगा मेथिल है, तो मेथिल कार्बोनियम आयन कहा जाएगा। ओके। इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं इस तरह से होगा, ये आपके हाइड्रोजन के साथ है बॉन्ड, और यहाँ पर आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जो कार्बोनियम आयन के निर्माण की बात करते हैं, अभिक्रियाओं में कार्बोनियम आयन कब बनता है। ठीक है। तो सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ C+ आयन, जनरली कार्बोनियम आयन का निर्माण उन कंपाउंड्स में होता है जहां पर कार्बन से अटैच ग्रुप जो है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यानी कि पोलर बॉन्ड हो और कार्बन से क्या हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। तो इसकी कुछ कंडीशन है कि कब बनेगा ये, कि जब कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हो, ग्रुप या एलिमेंट जुड़ा हो। ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या होगा, यहाँ पर विस्मास विखंडन होगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा। इन दो कंडीशन पर आपका क्या होगा, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ऐसे कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो ऐसे कंपाउंड आप पढ़ोगे RX में, ROH में, एल्कोहल में, ईथर में, RNS2 में। ठीक है। ये जनरली आपको इस तरह के कंपाउंड मिलेंगे जहाँ पर आपका बॉन्ड जो होगा वह हाइड्रोलाइटिक टूटेगा और कार्बन वहाँ पर किससे अटैच होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से। अब आप एग्जाम्पल देखें इसके फॉर्मेशन के एग्जाम्पल्स। पहला जो आपका ले रहा हूँ मैं, जैसे कि आपका CH3 CH2 Br है।
और इस बॉन्ड के टूटने पर आपको मिलेगा एथिल कार्बोनियम आयन CH3CH2+ और Br के पास जो कि क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, कार्बन से Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो कहाँ किसके पास चले जाएंगे, ब्रोमीन के पास, और कार्बन पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, ये वाइनिली ग्रुप है और इस तरीके से आपका जो कार्बोनियम आयन मिलेगा वो होगा CH डबल बॉन्ड CH+ और यहाँ पर क्लोरीन पर क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल, जैसे कि आप देखते हैं कि बेंजिलिक एक क्लोराइड ले रहा हूँ, बेंजिल क्लोराइड CH2Cl, यहाँ पर आपका उसी तरीके से बॉन्ड टूटा तो ये हो गया आपका बेंजिल कार्बोनियम आयन प्लस क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी हम टाइप्स में पढ़ने वाले हैं, तो जितने तरह के आपके कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि सेचुरेटेड कंपाउंड है, ये अनसेचुरेटेड हैलाइड है, ठीक है, यह आपका क्या है बेंजिलिक यानी कि एरोमेटिक हैलाइड हो गया है। तो इस तरीके से जो आपके होंगे इनसे आपका कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन कितने प्रकार के आपको मिलने वाले हैं, तो टाइप्स ऑफ C+ आयन, जनरली पॉजिटिव जो कार्बन होता है उससे अटैच कार्बन की नंबर्स के आधार पर हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यानी कि धनावेशित जो कार्बन है, जैसे कि आपका ये है, ये पॉजिटिव कार्बन है, इससे कोई अटैच नहीं है, सिंगल केवल कार्बन एक ही है। या फिर आपका एथिल कार्बोनियम आयन है, जैसे ये, तो यहाँ पर एक कार्बन अटैच है, ठीक है ना, जैसे ये कार्बन है तो दो तो आपके क्या लग रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, और इसके साथ एक अटैच कौन है यहाँ पर, कार्बन अटैच है। तो जब सिंगल कार्बन अटैच हो या कोई भी कार्बन अटैच ना हो तो ऐसे कार्बोनियम आयन को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बोनियम आयन, प्राथमिक, प्राइमरी C+ आयन, जिनको कि 1 डिग्री भी कहा जाता है। ठीक है, और सेकंड चीज़ है, जब 2 कार्बन अटैच हो, ये आपका पॉजिटिव कार्बन है, इससे कितने कार्बन अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, जिसको कि 2 डिग्री कहा जाएगा। और अभी एक वैलेंसी और है इसकी बाकी, तो यहाँ पर अगर तीनों जगह पर कार्बन आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये, तो ये आपका जो टर्सरी ब्यूटिल है, ये तो आपका हो गया आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन, आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन, और ये कहलाएगा टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। तो ये कहलाएगा 3rd डिग्री कार्बोनियम आयन, यानी कि टर्सरी कार्बोनियम आयन, तृतीय कार्बोनियम आयन, जिसको कि 3 डिग्री कहा जाएगा। बच्चों, ये मैं जो कार्बोनियम आयन के टेस्ट बता रहा हूँ, ये नंबर ऑफ कार्बन अटैच कितने हैं उस हिसाब से आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब यहाँ पर मेन चीज़ है इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो बच्चों कार्बोनियम आयन किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है उस पर इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करने वाली है। तो यहाँ पर हम एक टॉपिक आपका पूरा रहेगा जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरी इफेक्ट, वो सब इफेक्ट जब आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल और कौन कम आपका स्टेबल होगा। तो हम इसकी स्टेबिलिटी की बात कहाँ करेंगे, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद उसकी एप्लीकेशंस में हम कार्बोनियम आयन, कार्बो एनायन, कार्बिन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन ये हो गए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके अलावा ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होती है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वहाँ पर भी हम कार्बोनियम को क्या करते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ही होंगे, लेकिन वहाँ पर कार्बोनियम आयन का जो आपका फॉर्मेशन, ये जो आपका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में आपको सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कई सारी चीज़ मिलेगी, और वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के आधार पर वहाँ पर स्टेबिलिटी को शो करने वाले हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लें इसका, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन कंपाउंड के बेस पर कौन कौन से होते हैं उनको बताने वाला हूँ। ले लिया होगा आपने, मिटा दूँ। अब मैं आगे बात करता हूँ, और आपके कार्बोनियम आयन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जैसे कि आपका एल्किल कार्बोनियम आयन, एल्किल कार्बोनियम आयन, तो ये मैंने अभी जो एग्जाम्पल बताया वो सारे ही थे R+। जैसे कि आपका मेथिल कार्बोनियम आयन, एथिल कार्बोनियम आयन,
ये सारे आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो सकते हैं, पर ये एल्किल कार्बोनियम आयन होंगे। सेकंड चीज़ जो होता है जैसे कि वाइनिलिक C+ आयन। तो वाइनिल समूह आपको पता है, मैंने जब आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पर आपने एक्रिल और वाइनिल शब्द को देखा था। तो वाइनिल का मतलब डबल बॉन्ड अटैच हो, ये अनसेचुरेटेड होगा, और प्लस चार्ज भी किसके साथ है, उसी कार्बन पर है जो डबल बॉन्ड से अटैच होता है। तो ये वाइनिलिक कार्बोनियम आयन होगा आपका, ठीक है। इसी तरह से आपका एलिलिक कार्बोनियम आयन, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अनसेचुरेटेड होता है, लेकिन जिस पर प्लस चार्ज हैं वो आपका क्या होगा, sp3 हाइब्रिड होगा, यानी कि सेचुरेटेड कार्बन पर प्लस चार्ज आता है। तो ये आपका एलिल कार्बोनियम आयन होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, इनकी स्टेबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से आपको रीजनिंग पूछा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन सब में अलग अलग होगा। तो ये आपका क्या होगा, एल्किलिक। इसी तरह से बेंजिलिक कार्बोनियम आयन, बेंजिलिक C+ आयन। तो बेंजिलिक का मतलब हो जाता है रिंग के ऊपर आपका क्या होगा, एक कार्बन अटैच होगा, और ये आपका बेंजिलिक कार्बोनियम आयन है। क्लियर है बच्चों, ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो सकता है। इसके अलावा एरिलिक, एरिल समूह से, जैसे कि आपका ये प्लस चार्ज यहाँ है, एक हाइड्रोजन चला गया यहाँ से। तो इस तरह से आपके कार्बोनियम आयन के टाइप्स आपको दिखाई देंगे रिएक्शन में। और इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये सेचुरेटेड होता है, ये अनसेचुरेटेड है, और प्लस चार्ज भी अनसेचुरेशन के साथ ही है। यहाँ पर प्लस चार्ज है पर कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन में आपके बॉन्डिंग है प्लस चार्ज के साथ। तो ये सारी चीज़ें इसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाली होती है, और यहीं से आपको कंपेरेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इस कार्बोनियम आयन के विशेषताएं देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखी जाए कि इसकी विशेषताएं क्या है, कार्बोनियम आयन की विशेषता। अब आप पहली चीज़ देखें कार्बोनियम आयन की, तो हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि इसके पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक प्लस चार्ज होता है, यही है ना। तो पहली चीज़ तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस स्पीसीज है ये, जो कि अस्थायी होती है। और इसके कारण क्या होगी, है प्रजाति होने से अस्थायी है। देखो बच्चों, इसकी स्टेबिलिटी जो है कब बढ़ेगी, जब इसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जब इस पर पड़े और इसका इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है, यानी कि घनत्व जो है वो बढ़ जाए, यानी कि इसकी ओर इलेक्ट्रॉन आए तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और यदि इसके इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए, इससे दूर चले जाए, तो और ज़्यादा क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी बात हम कहाँ करेंगे, स्टेबिलिटी के रूप में जब पढ़ेंगे तब करेंगे। इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण ये अभिक्रिया में किसको ढूंढेगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, या तो नेगेटिव चार्ज है या उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ होता है, तो उनके साथ ही अटैच होने की कोशिश करेगा और कंपाउंड बनाएगा। तीसरी चीज़, स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी संरचना किस तरह से होगी, तो यहाँ पर बच्चों कार्बन प्लस जो है वो sp2 हाइब्रिड होता है। अब इसका हाइब्रिडेशन निकाल के देख लेते हैं। ये कार्बन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली आपको ध्यान है कि 1s2 2s2 2p2, यानी कि आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। s में आपका 1 हो जाएगा 2s में, ये आउटर सेल बता रहा हूँ मैं, और ये आपका 2p है। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंसी सेल का। अब बात करते हैं कार्बन प्लस की, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। तो अब आपके पास क्या होगा, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये अपनी 3 वैलेंसी को पूरा करने के लिए या हाइब्रिडेशन होगा, तो ये एक S और 2 P, तो कौन सा हो जाएगा, sp2। तो ये sp2 हाइब्रिड होकर हाइड्रोजन से या किसी एल्किल समूह से जुड़ जाता है। जैसे कि CH3+ की बात करें, मेथिल कार्बोनियम आयन की, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, ये हाइड्रोजन से, और ये जुड़ जाएगा, और एक P कक्षक यहाँ पर खाली रह जाता है। ओके, अब sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितना होगा आपका 120 डिग्री का, और ज्योमेट्री जो होगी यानी कि इसकी ज्यामिति जो आएगी वो होगी समतल त्रिभुजीय, समतल त्रिभुजी यानी कि ट्राइगोनल होगी।
और इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो sp2 देखें आप, ये sp2 के 3 हाइब्रिड हो गए। यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो H या R जुड़ जाएगा, या तो H समूह जुड़ सकता है या R समूह जुड़ सकता है। और एक पी कक्षक इसके पास क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा खाली। ये इसकी ज्योमेट्री होगी और ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा इस पर, प्लस। ठीक है, और इसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं, H H H, ये आपका ट्राइगोनल शेप हो जाएगा और इस पर ओवरऑल क्या चार्ज मिलेगा आपको, प्लस चार्ज मिलेगा। तो ये इसकी जनरली क्या होगी, इसके अलावा एसिडिक नेचर होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं वो सब क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो ये सारी इसकी जनरल प्रॉपर्टी है कार्बोनियम आयन की। तो समझ में आया बच्चों कार्बोनियम आयन के बारे में। ठीक है, मेन चीज़ ध्यान रखनी है, आप किस चैप्टर को जब पढ़ते हैं, जैसे एल्किल हैलाइड को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपकी रिएक्शन सारी कार्बोनियम आयन और उसकी स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड करने वाली होती है। और मैंने कहा ना, स्टेबिलिटी को हम डीप में पढ़ने वाले, क्योंकि सारी इक्वेशन वहीं से है। स्टेबिलिटी अगर आपको पता चल गया है तो मैकेनिज्म आपको बिल्कुल समझ में आ जाती है। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब बच्चों नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्पीसीज जो है कार्बन की, वह है आपका कार्बो एनायन। कार्बो एनायन यानी कि कार्ब ऋण आयन। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज होगा, ये कार्बन पर यहाँ पर नेगेटिव होगा। और कार्बन पर नेगेटिव कब आता है, कि जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो और कार्बन से कम विद्युत ऋणी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रखता है, अगर वह एलिमेंट जुड़ा हुआ है, जब बंध टूटेगा तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेके जाएगा, कार्बन लेके जाएगा, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, वह मध्यवर्ती प्रजाति, वह मध्यवर्ती इंटरमीडिएट स्पीसीज प्रजाति जिसमें एक ऋणावेशित कार्बन उपस्थित हो, ऋणावेशित कार्बन उपस्थित हो। ओके, तथा उसका अष्टक पूर्ण हो, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3Na सोडियम मेथेन है। अब यहाँ पर अगर ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर आपका पता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। तो बॉन्ड जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, बॉन्डिंग पेयर कार्बन के पास। इस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और सोडियम पर क्या जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो स्पीसीज आपको दिखाई दे रही है ये है कार्ब एनायन, यानी कि कार्बन जिसमें कि नेगेटिव प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, और उसके पास क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। इसको हम इस तरीके से भी शो करेंगे, जैसे आपके ये हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं या किसी एल्किल समूह के साथ जुड़े हुए हैं, और ये इसका बॉन्डिंग पेयर होगा और इस पर चार्ज क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज होगा। अब बात करें इसके फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन में ये तब पॉसिबल है जब कार्बनिक यौगिक में कार्बन किसी कम विद्युत ऋणी के साथ जुड़ा हो। तो पहली कंडीशन क्या होगी, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, एलिमेंट हो चाहे ग्रुप हो। और जनरली इनसे जो कम होते हैं वो आपके सारे मेटल्स होते हैं। तो ये डीकम्पोजिशन आपको यह स्पीसीज तब नजर आएगी जब आप पढ़ने वाले होंगे कौन से, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक, वहां पर आपको ये स्पीसीज दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जैसे कि आपका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, जिसको कि जनरली ग्रीनिया रिएजेंट कहा जाता है। तो इसका जब बॉन्ड फ्यूजन होता है तो ये टूटता है CH3CH2 में, यहाँ पर आएगा आपका नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा आपका और प्लस MgBr, और इस पर होगा आपका मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका कार्ब ऋण है। तो जनरली आपको ये ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड में आपको दिखाई देने वाले हैं। ओके बच्चों, और बात करें
C6H5 और H है। यहाँ से बॉन्ड को तोड़ते हैं तो C6H5 नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव चार्ज, यानी कि बेंजीन पर जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो बेंजीन का हाइड्रोजन जो होता है इस तरीके से, और अगर इस बंध को आप तोड़ते हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कार्बन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ये ले लेगा क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है लगातार। तो उस कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आएंगे और हाइड्रोजन प्लस के रूप में चला जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वहाँ पर आपको इसी तरह से स्पीसीज मिलने वाली है। ओके बच्चों, अब मैं बात करता हूँ टाइप्स की। जैसा कि कार्बोनियम आयन 3 प्रकार के थे, तो ये भी आपके 3 प्रकार के होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा दूँ। ये आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम इसको, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। पहला आपका प्राइमरी C- आयन कार्बो एनायन, उसमें आपका हो जाएगा जैसे कि मेथिल कार्बो एनायन, एथिल कार्बो एनायन। सेकेंडरी कार्बो एनायन, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो कार्बन है वह कार्बन किससे जुड़ा होगा, 2 कार्बन से अटैच हो, जैसे कि ये आपका हो गया आइसोप्रोपिल कार्बो एनायन, ये आपका सेकेंडरी होगा। और फिर आता है टर्सरी, तो टर्सरी में आपका नेगेटिव जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच होगा, 3 कार्बन से। ये आपका टर्सरी ब्यूटिल कार्बो एनायन। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इनकी स्टेबिलिटी की बात मैंने कहा ना, इफेक्ट पढ़ने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद में आपको इसकी स्टेबिलिटी का पूरा अलग से एक लेक्चर आएगा आपके पास, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद उसको हम चालू करेंगे। इसके अलावा कंपाउंड के हिसाब से मैंने बांटा था एल्किल कार्बो एनायन, जैसे कि आपका R- या ये आपका एल्किल हो जाएगा। इसी तरीके से वाइनिलिक हो सकता है, CH3CH, ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या आपका पेयर हो तो ये वाइनिलिक हो जाएगा। इसी तरीके से एलिल कार्बो एनायन हो सकता है। तो मैंने पहले वाले में बताया कार्बोनियम आयन पर कि जब डायरेक्ट ही डबल बॉन्ड जो है वहीं पर चार्ज है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसी हिसाब से आपके कार्बोनियम आयन और कार्बो एनायन क्या कहलाते हैं, वाइनिल ग्रुप कहलाता है, और ये आपका एलिल कहलाएगा। इसी तरीके से एरिल, तो एरिल में आपका बेंजीन पर होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका वाइनिल कार्बो एनायन हो जाएगा, ये एलिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एरिल कार्बो एनायन। और इसी तरीके से बेंजिलिक भी हो सकता है। सारी चीज़ें वही, केवल 4 डिफरेंस है, कार्बोनियम आयन की तरह ही है। ये आपका बेंजिलिक कार्बो एनायन हो गया, ठीक है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो सकता है। तो ये आपके कार्बो एनायन होंगे जिनकी स्टेबिलिटी की बात हम बाद में करने वाले हैं। अब बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की, तो कार्बो एनायन की जो प्रॉपर्टी है विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी, तो बच्चों आपको पता है कि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और उसके साथ साथ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, यह ऋणावेशित है, नेगेटिव है। सेकंड चीज़, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा, ये नाभिक्स नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, ये नाभिक स्नेही होगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और इसी के कारण, ज़्यादा होने के कारण ये अनस्टेबल है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएंगे, अगर कोई ग्रुप आता है और इस इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो तीसरी चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व डेंसिटी अधिक होने से अस्थायी है, अनस्टेबल है, ठीक। उसके बाद इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना किस तरह से होगी, तो बच्चों यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3 होता है।
हाइब्रिडेशन क्या होगा यहाँ पर, sp3 होगा, सैचुरेटेड होगा ये। कार्बन, ये आपका वैलेंसी सेल है इसका कार्बन का, ये S है और ये आपके क्या है, P है। ओके, इसी तरीके से आपका कार्बन माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो ये कार्बन माइनस एज ए नाइट्रोजन की तरह हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस तब आता है जब इलेक्ट्रॉन लेता है। ओके, और अब ये हाइब्रिड हो जाएंगे, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। और अब इन सबसे क्या होगा, हाइड्रोजन या एल्किल समूह आगे जुड़ेगा, तो एक तो आपका पेयर रहेगा और यहाँ पर आपके क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका CH3 माइनस की स्ट्रक्चर। ओके, तो sp3 होने से इसकी जो आपकी ज्योमेट्री आने वाली है, ज्यामिति क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल। तो ये इस तरह से इसका ऑर्बिटल डायग्राम होगा। ये आपके हाइब्रिड sp3 चारों, और एक जगह पर आपका क्या मिलेगा, आपको पेयर मिलेगा, और बाकी में आपके क्या जुड़ जाएंगे, ओके बच्चों। और चूंकि आपने पढ़ा है कि यहाँ पर पेयर प्रेजेंट होता है तो ये ज्यामिति थोड़ी सी क्या होगी आपकी, विकृत हो जाएगी, तो इसको हम चतुष्फलकी के बजाय क्या मानेंगे, पिरामिडी। क्योंकि यहाँ पर आपका जो पेयर होगा वो रिपल्शन करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री आएगी। और अब बात करते हैं कार्बो एनायन की ज्योमेट्री जो होती है जब ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पर ये तीनों जो एक्सिस हैं वो इस तरह से चले जाएंगे, C, ये आपका H, ये H, और ये यहाँ पर क्या होगा आपका लॉन पे है, ठीक है बच्चों। और इस पर कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये आपका कार्बो एनायन होगा, जो आपको जनरली कहाँ मिलने वाला है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, जब कार्बन आपका कहाँ जुड़ा होगा, कम विद्युत ऋणी के साथ जुड़ा हो तब, ठीक है बच्चों। चलो इसको उतार लो। अब लेते हैं नेक्स्ट स्पीसीज, फ्री रेडिकल। बच्चों फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन तब होता है जब कार्बन अपने ही समान विद्युत ऋणी से जुड़ा हो, यानी कि जब बॉन्ड टूटे तो वह कौन सा हो, होमोलाइटिक फिजन के द्वारा टूटे। और ये तब होता है जब बंध दो समान विद्युत ऋणी के बीच में बना हो, तो कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड होता है या कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इनकी हाइड्रोजन और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो लगभग क्या होती है, एक जैसी 2.4 एंड 2.1 होती है। तो अगली जो स्पीसीज है आपकी फ्री रेडिकल। मुक्त मूलक, डेफिनेशन हो जाएगी, वह मध्यवर्ती प्रजाति, मध्यवर्ती उदासीन प्रजाति, न्यूट्रल होगी है, उदासीन प्रजाति जिसमें अयुग्मित अनपेयर्ड, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन उपस्थित हो, और उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तथा उसके संयोजकता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसी प्रजाति, उदासीन न्यूट्रल प्रजाति को क्या कहते हैं हम, फ्री रेडिकल कहा जाता है। ओके बच्चों, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन, CH3 और CH3, इस बॉन्ड को मैंने तोड़ा है, क्लियर, और ये मिल गया आपको CH3, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है। तो ये होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बच्चों, होमोलाइटिक फ्यूजन हमेशा न्यूट्रल जो आपका इन्वायरमेंट होता है वहीं होता है, यानी कि वहाँ पर जो आपका माध्यम होगा वो कौन सा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। और उदासीन माध्यम किसकी उपस्थिति में होगा, तो ये आपका लाइट की प्रेजेंस में हो सकता है, ठीक है, पराक्साइड की प्रेजेंट में हो सकता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो सकता है, इसके अलावा थर्मल हो सकता है।
तो जो प्रकाश की उपस्थिति में या पराक्साइड की उपस्थिति में या विद्युत धारा के द्वारा या तापीय अपघटन जो अभिक्रिया होती है वहाँ पर सब जगह पर आपको फ्री रेडिकल मिलने वाले होते हैं। तो ये प्रेजेंस होंगे, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। रिएक्शन के ऊपर अगर ये लिखे हुए हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या हुआ, फ्री रेडिकल मेथड से आपकी अभिक्रिया इंटरमीडिएट जो है वो फ्री रेडिकल बनने वाले, ठीक है ना। तो ये आपका फ्री रेडिकल होगा। अब इनका फॉर्मेशन जो है, मैंने कहा ना आपको कि जब कार्बन कार्बन से अटैच हो, जैसे और एग्जांपल देखते हैं, CH3H लाइट की प्रेजेंस में CH3 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल, ये आपका फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल निर्माण होता है। अब आप देखें फ्री रेडिकल के लिए टाइप्स कितने होंगे, तो ये भी आपके 3 प्रकार के होंगे। वही आपका प्राइमरी, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा हो एक या कोई ना जुड़ा हो, जैसे कि आपका मेथिल फ्री रेडिकल और एथिल फ्री रेडिकल, ये आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। फिर आपका सेकेंडरी, जहाँ पर कार्बन जो अनपेड रखता है इलेक्ट्रॉन वह 2 कार्बन से अटैच हो, तो ये आपका सेकेंडरी आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल। और फिर आपका टर्सरी, तो ये हो जाएगा आपका टर्सरी फ्री रेडिकल, ठीक है। इसी तरह से ये वापस आपके बेंजिलिक वाइनिलिक हो सकते हैं। तो ये आपके फ्री रेडिकल के टाइप्स होंगे, टाइप्स ऑफ आर रेडिकल के प्रकार, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं इनकी विशेषता के बारे में, इनकी क्या विशेषता होगी। तो बच्चों यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 7 है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, डिफिशियंस है, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और इसकी जो अनस्टेबिलिटी है उसका कारण भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर कोई ग्रुप इनसे आगे जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और कम कर दे, ऐसा ग्रुप जुड़े जो कि इससे खींच ले इलेक्ट्रॉनों को, तो वहाँ पर ये और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो बात करते हैं विशेषताओं की। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्री रेडिकल, प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएगी। तो पहली चीज़ आप इसको देख लें कि ये आपका फ्री रेडिकल है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए आउटर सेल में, इसके पास 7 है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, पर ये न्यूट्रल है। तो पहली चीज़ यह है नॉन पोलर मीडियम, अध्रुवीय माध्यम। कौन कौन से, लाइट, पराक्साइड, टेम्परेचर यानी कि थर्मल। तो यह नॉन पोलर मीडियम में समान विखंडन द्वारा बनता है। नंबर 2, यह एक न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज होती है, उदासीन प्रजाति, कोई चार्ज नहीं होगा। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है, अतः यह क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। एवं इसका अस्थायी होना इलेक्ट्रॉन की कमी से है। ये अनस्टेबल क्यों होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं, आपके कम होते हैं। फिर बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होगी। तो इसकी संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर, तो पहले संकरण देखें हम। तो ये कार्बन 1, 2, 3 और ये 4। अब यहाँ पर कार्बन आपका उदासीन है, तो विन्यास तो यही रहेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका संकरण जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, sp2 होगा। तो sp2 आपका क्या हो जाएगा, संकरित होगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। हाइब्रिड कार्बन की स्थिति ये हो जाएगी, संकरित कार्बन, और एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिट में पड़ा रह जाएगा। और फिर आपका CH3 फ्री रेडिकल की बात करें तो यहाँ पर एक एक
हाइड्रोजन यहाँ प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसके साथ, पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा रह जाता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी sp2 होने के कारण क्या होगी, ट्राइगोनल होगी, त्रिभुजी होगी। और ये ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से होगा। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन या एल्किल समूह जुड़ा होगा और ये आपका p ऑर्बिट है जिसमें क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। ये आपकी फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मुक्त मूलक होगा। और ध्यान क्या रखना है कि आपकी रिएक्शन के ऊपर कोई न कोई नॉन पोलर मीडियम होगा। ये तभी होता है जब रिएजेंट और आपका सबस्ट्रेट दोनों ही नॉन पोलर हो तथा मीडियम भी क्या हो, नॉन पोलर हो। यानी कि पूरी रिएक्शन जहाँ हो रही है वहाँ पर आपका नॉन पोलर एनवायरनमेंट चाहिए, तब जाके आपका फ्री रेडिकल होगा। अगर वहाँ पर कोई भी पोलर स्पीसीज आ जाती है तो इसके अंदर भी क्या करती है, वो पोलरिटी लेती है बॉन्ड में और फिर वह होमोलाइटिक के बजाय हेटेरोलाइटिक फ्यूजन में चला जाता है। तो वहाँ पर आयनिक प्रजातियाँ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो नेक्स्ट स्पीसीज आपकी लास्ट जो है वो है कार्बिन। ये भी फ्री रेडिकल की तरह एक न्यूट्रल स्पीसीज है, किंतु यहाँ पर फ्री रेडिकल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जबकि इसके पास दो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि ये द्विसंयोजी आपका एक बाईवैलेंट जिसको कहेंगे हम, द्विसंयोजी इंटरमीडिएट है। तो नेक्स्ट है आपका कार्बिन। वह मध्यवर्ती प्रजाति जिसमें एक कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन युक्त हो। यहाँ पर हम उदासीन कर देते हैं, उदासीन। वह उदासीन मध्यवर्ती प्रजाति जिसमें एक कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन युक्त हो, जहाँ 4 बंधित इलेक्ट्रॉन व 2 अबंधित हो, 2 इलेक्ट्रॉन अबंधित हो। अब आप इसको एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि CS2 और ये आपका Cl है और एक मेटल की प्रेजेंट में जो नॉन पोलर है वहाँ से इसकी प्रेजेंस में ये इस तरह से क्लोरीन दोनों चले जाते हैं और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्पीसीज इस तरह से होगी, ये तो आपका हाइड्रोजन के साथ है और अब इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में हो सकते हैं या डिफरेंट पी कक्षक में पड़े रह सकते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो आपके कौन से होंगे, बॉन्डिंग होंगे, और 2 यहाँ पर क्या होंगे, आपके अबंधित इलेक्ट्रॉन होंगे जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया। और ये क्या होगा, आपका द्विसंयोजी होगा, न्यूट्रल होगा। ओके, अब इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो फॉर्मेशन कंपाउंड क्या होना चाहिए आपका, नॉन पोलर, और मीडियम भी क्या चाहिए, मीडियम भी नॉन पोलर हो। और ये तब बनता है जब आपका समांश विखंडन हो, होमोलाइटिक फिशन द्वारा। अब एग्जाम्पल देखें, जैसे कि जैम हैलाइड्स में, जैम हैलाइड यानी कि 1,1 हैलाइड भी कहा जाता है कि जब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े हों। तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपका CS2 CH Cl Cl, CS3 CS और Cl Cl है, एथिलीडीन क्लोराइड। तो एथिलीडीन क्लोराइड में जब आप Zn की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करते हैं तो ये इस तरीके से आपका क्या होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं। तो ये आपका 2 वैलेंसी रखेगा और यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या पेयर भी हो सकते हैं, पर 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन होंगे और एक आपका क्या बन जाता है, ZnCl2। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं डाईएजोमेथेन का। ये आपका डाईएजोमेथेन है, डाईएजोमेथेन। यहाँ पर भी आपका बॉन्ड का टूटना होगा तो N2 रिलीज हो जाता है और CS2 मेथिलिडीन आपको फ्री रेडिकल
मिलता है जो कि कार्बिन होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे COCl2 फास्जिन गैस, ठीक है ना। ये आपकी लाइट की प्रेजेंस में C डबल बॉन्ड O और ये आपका कार्बिन बन जाता है और ये आपके 2Cl रिलीज हो जाते हैं। तो जनरली आप इसको एल्किल हैलाइड में जहाँ पर डाई हैलाइड पढ़ेंगे वहाँ पर इस तरह की आपको मैकेनिज्म नज़र आएगी। इसके अलावा आपके डाइज़ोमेथेन है, वहाँ पर ये आपको मैकेनिज्म दिखाई देगा, यानी कि कार्बिन प्रोसेस वहाँ पर आपको नज़र आने वाला है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद इसके टाइप्स बताते हैं। तो बच्चों ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की तरह नहीं, ये सिंगलेट और ट्रिपलेट होता है। तो टाइप्स ऑफ कार्बिन आपके कितने होंगे? ये आपके प्राइमरी सेकेंडरी की तरह नहीं, मैंने बताया अभी, ये दो तरह के होते हैं, एक सिंगलेट कार्बिन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बिन, यानी कि एकक कार्बिन और त्रिक कार्बिन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बच्चों देखो, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि नॉन बॉन्डेड होते हैं, यानी कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके अलावा ये क्या होता है? बाइवेलेंट होता है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। अब दोनों इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन के हिसाब से इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ कार्बिन, एक होता है आपका सिंगलेट कार्बिन, यानी कि एकक कार्बिन, और दूसरा होता है यहाँ पर ट्रिपलेट, यानी कि त्रिक कार्बिन। जरा सा इसको समझना कि कार्बन की स्थिति ये है, ये कार्बन है आपका और यहाँ पर आपके ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? एक एक वापस लेके आ जाता है जब होमोलाइटिक फिशन होता है। तो कार्बन की जो स्ट्रक्चर होगी वो 2 कंडीशन से हो सकती है कि सिंगलेट कार्बन जो होता है उसके अंदर आपके sp2 हाइब्रिड होता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। ये कार्बन कहाँ चला जाएगा? आपके एक संकृत कक्षक के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका sp2 और एक p ऑर्बिटल यहाँ पर क्या होता है? आपका ब्लैंक हो जाता है, खाली रह जाता है, यानी कि अपनी मूल अवस्था में चला जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, पहले ये आपका s है और ये आपका p है, तो एक p ऑर्बिट यहाँ पर ब्लैंक बच जाएगा और जो अबंधित इलेक्ट्रॉन है वो एक ही कक्षक में होंगे। तो यहाँ पर कार्बन इस तरह से होगा, sp2 संकृत है तो समतल त्रिभुजीय ज्यामिति हो जाएगी। ये तो हो गया आपका कार्बन, और एक आपका क्या बचा हुआ है यहाँ पर? p ऑर्बिटल। तो ये आपका खाली ही रहेगा, रिक्त p ऑर्बिटल ही रहेगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा? ये पेयर होगा और एक एक इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा कहाँ जुड़ जाएगा? H के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा। ये सिंगलेट कार्बन। तो सिंगलेट कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सिंगलेट कार्बन जो है वो यहाँ पर आपका किस तरह से होगा? एक ही कक्षक में दोनों ही अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक p कक्षक ब्लैंक होता है और ये त्रिभुजीय ज्यामिति होती है। लेकिन मैंने कहा ना, पेयर होने के कारण अब ये त्रिभुजी न रहकर क्या हो जाएगी? आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी 11th क्लास में, वी शेप होगी, ठीक। अब ट्रिपलेट के अंदर क्या होता है? ट्रिपलेट की कार्बन की स्थिति ये होगी, ये तो आपका बेसिक कार्बन का आउटर सेल है, ये S और ये P है, और ये इसी अवस्था में बना रहेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े रह जाएंगे और हाइब्रिड जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका sp होगा। तो ये sp हाइब्रिड हो जाएगा जहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन कोई दूसरे तत्व के साथ, हाइड्रोजन या किसी के साथ जुड़ा होगा ये। तो ये हो जाएगा आपका CH2 और यहाँ पर जो आपका है वो CH2 इस तरह से होगा। ये दोनों अपोजिट स्पिन करते हुए रहेंगे। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा H और H, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा और 2p कक्षक के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पड़े रहेंगे। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी ये तो हो गया आपका sp, और 2p कक्षक जो यहाँ पर प्रेजेंस है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन। ये आपका p कक्षक है, p ऑर्बिटल, और ये sp संकृत है जहाँ पर आपको क्या जुड़ जाएंगे? अन्य जो एलिमेंट है इसकी 2 वैलेंसी जोड़ देगा हाइड्रोजन के द्वारा। लीनियर ज्यामिति होगी, 180 का कोण होगा और अनसेचुरेटेड होगा। पर बच्चों यहाँ पर सिंगलेट से ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पर अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने के कारण रिपल्शन कम हो जाता है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखें, सिंगलेट से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? ट्रिपलेट की ज़्यादा होती है। और कारण क्या है? ड्यू टू लेस रिपल्शन।
ये आपके दो तरीके के कार्बिन होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें कार्बिन की, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दूँ। प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये भी अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बिन आपका इस तरीके से है, दो तो आपके बॉन्डिंग के साथ है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ है। अब इसके पास या तो ये कंडीशन होगी, अगर ये ट्रिपलेट है तो, और सिंगलेट है तो क्या कंडीशन होगी, ये वाली। तो इसके पास ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रल स्पीसीज है। तो पहली चीज होमोलाइटिक फिशन द्वारा बनता है, समाज विखंडन होगा, द्वारा बनता है और नॉन पोलर मीडियम में। पहले मैंने आपको बता दिया लाइट वगैरह जो होती है वो सब नॉन पोलर होती है। दूसरी चीज़ ये न्यूट्रल स्पीसीज है, उदासीन है, न्यूट्रल स्पीसीज है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये बाइवेलेंट है, द्विसंयोजी है, बाइवेलेंट है, दो संयोजकताएं होगी इसकी, क्योंकि दो अबंधी इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास। तीसरी चीज़ ये दो प्रकार से पाया जाता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट फॉर्म में। और मैं वापस बता दूं ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और फिर स्ट्रक्चर की बात है तो स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताई है, स्ट्रक्चर सिंगलेट के लिए क्या होगा, sp2 हाइब्रिड, वी शेप ज्योमेट्री। और ट्रिपलेट के लिए क्या होगा, sp हाइब्रिड और लीनियर ज्यामिति। लीनियर इसकी क्या होगी, रेखीय ज्यामिति होगी। तो ये आपके कार्बिन के बारे में है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ा, जो कि किसी रिएक्शन के मध्य में बनने वाले होते हैं और उस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो चाहे उसके मैकेनिज्म हो, सारी इन्हीं इंटरमीडिएट पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट और उनके जितने भी आपके स्ट्रक्चर वगैरह थी वो हमने इस लेक्चर में पूरा तरह से समझ लिया है। अब इसका मेन पॉइंट जो है वो है इसकी स्टेबिलिटी। कई तरह के आपके कार्बोनियम आयन होंगे, कार्बोएन आयन होंगे, फ्री रेडिकल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी किस तरह, तो अलग अलग प्रकार के जब आप कंपाउंड पढ़ोगे तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के आपको ये इंटरमीडिएट मिलेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और इनकी स्टेबिलिटी ही उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म को या आपके रीजनिंग क्वेश्चन का आंसर देती है। तो स्टेबिलिटी तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक कि इनके इलेक्ट्रॉनिक जो डेंसिटी होती है इसमें किस तरह से कोई जुड़ने वाला ग्रुप चेंज लाता है, और उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इनकी स्टेबिलिटी होगी। तो मैंने पहले भी कहा कि पूरा लेक्चर आने वाला है जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है जहाँ से आपके अधिकांश बोर्ड के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इनको आप अच्छी तरह से फेयर नोट्स बना लिया करें और वापस समझ लें, और प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप। थैंक यू।